आधे के करीब भारत तो औरंगजेब की औलाद निकलेगा अगर डीएनए टेस्ट करवा लिया। और मैं तो कि वो मुर्दा औरतों को भी रेप करने को फख्र समझते हों, वो मानसिकता थोड़ी देर के लिए इख्तदार में आ सकती है। जो तस्वीर संसद में लगाई है तो उसी भारत की तस्वीर है जो औरंगजेब ने बनाया था। तो औरंगजेब का भारत अगर ये बनाना चाहते हैं तो हमको तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। भाजपा का मकसद, आरएसएस का मकसद इस मुल्क को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक बार ये तकसीम कर चुके हैं 1947 में। और अब जोधा बेगम तो हिंदू थी और हिंदू ही रही मरते दम तक। कभी भी अकबर ने उनका मजहब बदलने की कोशिश नहीं की। उन संस्कृत का लफ्ज़ यहाँ की करेंसी के लिए शेरशाह सूरी ने तो वो आक्रांता हो गया कि ज़बीहा पर पाबंदी लगाने का सबसे पहला आदेश हुमायूं का था। आप नफरत सिखा रहे हैं। वो मोहब्बत के लोग थे इसलिए इतने लंबे अरसे उन्होंने हुकूमत की। आप नफरत के लोग हैं इसलिए आपकी उम्र नहीं हो सकती। एक तरफ भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन भाजपा शासित जो राज्य है वहाँ पे आप अगर देखेंगे कुछ दिनों से तो कभी औरंगजेब के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे और कभी ज़मीन जिहाद यानी लैंड जिहाद के नाम पे आए दिन कुछ ना कुछ होता नज़र आ रहा है। लेकिन हम इसलिए भी कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि सरकार के ही कुछ लोग डिप्टी सीएम, इवन कि डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलाद को बख्शा नहीं जाएगा। और इधर उत्तरकाशी में कुछ लोगों को भगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के सामने, वहाँ पर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। उस बातचीत करते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या भाजपा ये सारे मुद्दे को तेल देते हैं और या वजह क्या है सर? कि भाजपा इसीलिए कायम हुई है। भाजपा का तो कोई कायम होने का दूसरा रीज़न ही नहीं था कि वो इस मुल्क में दो कौमी नज़रिए को तक़वियत दे और मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग समझे और दोनों को लड़ाए। देखिए, भाजपा से पहले आरएसएस का क़याम इसी मकसद से हुआ और आरएसएस के से भी पहले हिंदू महासभा इसी मकसद से कायम हुई। उसके बाद जनसंघ इसी मकसद से कायम हुई और उसी का चरबा भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ बदल के भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को 2 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली। वो जब तक ये बोलती रही अपने एजेंडे को 370 को और यूनिफॉर्म सिविल कोड का। लेकिन 1989 में राम मंदिर के मूवमेंट को जब उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को और ये सारे जो रेडिकलाइज्ड हैं, इनमें से आर्म्ड भी हैं, मुसल्ह ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इन सब को उन्होंने एक छतरी के नीचे जमा करके नफ़रत को जब बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद ये थोड़े दिन के लिए इक़्तिदार में वाजपेयी जी के ज़माने में आए, तब इन्होंने पैसा इकट्ठा करके मीडिया को इन्होंने ख़रीदना शुरू किया और आज सारा मीडिया उनके हाथों में मौजूद है। तो इनको वो प्रोपेगेंडा, नफ़रत आमेज़ प्रोपेगेंडा करने में बहुत आसानी हो गई। तो भाजपा का मकसद, आरएसएस का मकसद इस मुल्क को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक बार ये तकसीम कर चुके हैं 1947 में। और अब ये मुल्क तकसीम नहीं करेंगे, लेकिन ये समाज को बांट के, समाज को तकसीम करके एक समाज को नफ़रत की आंधी में बहा देना चाहते हैं और दूसरे समाज को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये जितने भी नाम हैं, चाहे लव जिहाद हो या कितने सारे जिहाद हैं, इसी से अपने आप में ये मौजू मजाक का मौजू बन जाता है। जब आप लव जिहाद कहते हैं, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, गेम जिहाद, फला जिहाद, दसियों नाम के जिहाद जब आप लाते हैं तो खुद आपका मुद्दा कमज़ोर हो जाता है। लोग समझने लगते हैं कि ये बकवास करते हैं सब के सब लोग। तो ये इस पर्दे में मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना और हिंदू भाइयों को मुसलमान एक मेन स्ट्रीम से अलग करके आइसोलेट करना और दो समाजों में एक तकसीम बपा करके मुल्क को कमज़ोर करना, ये भाजपा की आइडियोलॉजी है। आप कह रहे हैं सर मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन भाजपा तो कह रहे हैं अखंड भारत का देख रहे हैं, वो तस्वीर भी लगा दिया गया संसद भवन पे, तो वो अखंड भारत फिर क्यों चाहेंगे अगर ऐसा है? ये जो तस्वीर संसद में लगाई है तो उसी भारत की तस्वीर है जो औरंगज़ेब ने बनाया था। तो औरंगज़ेब का भारत अगर ये बनाना चाहते हैं तो हमको तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो बताएं, हमने पूछा अभी लेकिन बताया नहीं कभी कि आपका मकसद अखंड भारत से क्या है। क्या हम अखंड भारत का मतलब ये समझते हैं कि जो भारत की हमारी अभी मौजूदा बाउंड्रीज़ हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़, इन्हें स्ट्रेंथन करना, इन्हें ताकत देना, इन्हें बरकरार रखना,
ये अखंड भारत का मतलब है, या जो अखंड भारत औरंगजेब ने अचीव किया था वो अखंड भारत? तो उसका कोई जवाब तो ये लोग देते नहीं हैं। लेकिन तो औरंगजेब के जो बाप मानते हैं, ये कपिल शर्मा का बयान है कि औरंगजेब को जो बाप मानते हैं वो इस देश का हो ही नहीं सकता, जो तारीफ करते हैं वो कह रहे हैं। नहीं, अब इस मुल्क में कौन किसका बाप है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। ये मुल्क 101,000 साल से मुश्तरका तहजीब का मुल्क है। आप देखिए, अकबर ने जोधा बेगम से शादी की थी और जोधा बेगम मलका आलिया बनी है। जोधा बेगम का बेटा जहांगीर जो है उसकी शादी मानबाई से हुई है ना। तो औरंगजेब की दादी कौन है? मानबाई हैं। परदादी कौन है? जोधाबाई हैं। और फिर जब बादशाह शादी कर रहा हो तो उसके जो दरबार के लोग हैं, उसकी फ़ौज के लोग हैं और उसके अवाम, तो ये तो कॉमन कल्चर इसी तरीके से बना है। तो अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है इस मुल्क में किसी के लिए भी कि कौन औरंगज़ेब की औलाद है और कौन नहीं है। क्या पता जो लोग कह रहे हैं कि औरंगज़ेब की औलाद, वो खुद भी औरंगज़ेब की औलादें हों। तो इस मुल्क में किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख के बारे में यकीन से आज ये नहीं कहा जा सकता कि कौन औरंगज़ेब की औलाद है और कौन नहीं है। आधे के करीब भारत तो औरंगजेब की औलाद निकलेगा अगर डीएनए टेस्ट करवा लिया। और मैं तो बड़ी बात कह रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ। मैंने देखिए ना भाई, जोधा बेगम तो हिंदू थी और हिंदू ही रही मरते दम तक। कभी भी अकबर ने उनका मजहब बदलने की कोशिश नहीं की। उनसे निकाह भी किया अपने तरीके से और उनके तरीके से उसने फेरे भी लिए। इसी तरीके से मानबाई, तारीख मौजूद है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आप कोई भी इस मुल्क में शर्मिंदा हो जाए बिला वजह शर्मिंदा हो कि उस तारीख़ को बदलने की कोशिश करे तो बदल नहीं सकते। तारीख़ एक ऐसे पत्थर पे लकीर होती है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और इसमें बुराई क्या है? अगर अकबर ने अपने ज़माने में जोधा बेगम से शादी की, इज़्ज़त, वक़ार, मर्तबा मलका आलिया बना दिया, उनके नाम का सिक्का चला दिया यहाँ, और मज़हब नहीं बदला। कोई माइका लाल आज की तारीख में मुझे इतनी बड़ी चीज़ करके दिखाए। ये जो घर वापसी की बात करते हैं, जो मफरूज़ा लव जिहाद की बात करते हैं, इनके अंदर इतनी जुर्रत है? हरगिज़ नहीं हो सकती। आक्रांता कह रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना किया, इन्होंने सिक्का चला दिया, लेकिन कह रहे आक्रांता है, वो बाहर ही आए हुए थे। आक्रांता ये तो शर्मिंदा है अपने आप से, एहसास कमतरी का शिकार हैं। इन्होंने तारीख़ को पढ़ा नहीं है, ये तारीख़ को अपने जर्द आंखों के चश्मे से देखना चाहते हैं। आप बताइए, इस मुल्क में मैं कई बार कह चुका हूँ ये बात, रुपया चलता है ना, आपकी जेब में भी रुपया होगा, सबकी जेब में रुपया है। ये रुपये का लफ्ज़ कहाँ से आया? ये रुपया का लफ्ज़ दिया शेरशाह सूरी ने। और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये संस्कृत ज़बान का रुपयोकुम के नाम से एक संस्कृत का लफ्ज़ था। संस्कृत का लफ्ज़ यहाँ की करेंसी के लिए शेरशाह सूरी ने, तो वो आक्रांता हो गया शेरशाह सूरी, जिसने इस मुल्क में, आज मोदी जी बहुत खुश होकर कहते हैं कि हमने इतना बड़ा सड़कों का जाल बना दिया, इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, एक्सप्रेस हाईवे गडकरी जी ने बना दिए, सब अपने सरकार 9 साल की सरकार का कहते हैं हमने इतनी सारी सड़कें बनाई। अरे 5 साल शेरशाह सूरी ने कुल मिला के राज नहीं किया, लेकिन जीटी रोड जो 700 साल पहले शेरशाह सूरी ने लाहौर और टक्सला से लेके बंगाल की खाड़ी तक बनाया था, वो रोड आज तक भी वैसे ही काम कर रहा है 700 साल से। सबसे पहला एक्सप्रेस हाईवे इस मुल्क में एक मुसलमान बादशाह शेरशाह सूरी ने बनाया। आप उसका आज तक भी वो उतनी ही अहम सड़कों में, भारत की सबसे अहम सड़कों में जीटी रोड शुमार होता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं। डाक का निज़ाम इस मुल्क में सबसे पहले किसने कायम किया? इन्हीं आक्रांताओं ने। आबपाशी का, इरिगेशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, किसने राइज किया? इन्हीं लोगों ने राइज किया। तो इस मुल्क में कितने कंट्रीब्यूशंस हैं। आप कोई, मतलब जो एहसान फरामोश कौमें होती हैं उनकी कोई उम्र नहीं होती। इस मुल्क पे एहसानात हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई अपना मुल्क समझ के, अपना देश मान के इस मुल्क के लोगों के हाल और मुस्तकबिल को संवारने की पॉलिसीज़ बनाना, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब का सब, और लोग खुशहाल रहें। आप मुझे बताइए, मुग़ल काल में कोई बताए, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मुग़ल काल में फ़िरका वाराना फ़िसादात की कोई लिस्ट मुझे ला के दे दे कि इतने फ़िसाद मुग़ल काल में या मुस्लिम काल में, जो 800 साल का मुस्लिम काल है, उसमें कम्युनल राइट हुए हों। औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा, काफ़ी सारे मंदिर तोड़ा, सिख को मारा गया। सुनिए, अभी भारत में, आज़ाद भारत में 70,000 कम्युनल राइट हो गए इंडिपेंडेंट इंडिया में।
और अंग्रेज़ों ने ये बिदअत शुरू करी थी जिसे यहाँ पर आरएसएस के लोगों ने कंटिन्यू किया। मैं साफ कह रहा हूँ, आरएसएस ने कंटिन्यू किया कम्युनल राइट। 70,000 कम्युनल राइट इंडिपेंडेंट इंडिया में हो गए। मुझे पहले तो ये बताइए कि मुग़ल काल में या मुस्लिम काल में, चाहे खिलजी का ज़माना हो, चाहे लोदी का ज़माना हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़माना हो, चाहे अल्तमश का ज़माना हो, या हुमायूं का, शेर शाह सूरी का, बाबर का, औरंगज़ेब का, जहांगीर का, किस पूरे दौर में फ़िरका वाराना फ़िसादात की कोई तारीख़ नहीं मिलती। जंगों की तारीख़ है, फ़िरका वाराना फ़िसादात की नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग यहाँ पर जो भी हुकूमत कर रहा था, और सुनिए, गाय पर पाबंदी, गाय के ज़बीहा पर पाबंदी लगाने का सबसे पहला आदेश हुमायूं का था। उठा के देख लीजिए तारीख़ की किताबें। गाय पर टोटल ब्लैंकेट बैन करने का पहला आदेश हुमायूं का था, और हुमायूं ने अकबर को अपनी वसीयत में कहा कि यहाँ गाय पे हमेशा पाबंदी लगाना। औरंगज़ेब के ज़माने तक भी गाय पे आखिर तक लगी रही गाय पे पाबंदी। इस तक जितना मजहबी रवादारी की जितनी मिसालें हैं जो आज के भारत ने सीखी हैं, वो तो उन्हीं से सीखी हैं। और आपसे जो सीखा है, आप जो सीख दे रहे हैं इस देश को, वो नफ़रत की सीख दे रहे हैं। आप नफ़रत सिखा रहे हैं लोगों को। वो मोहब्बत सिखा रहे थे, आप नफ़रत सिखा रहे हैं। वो मोहब्बत के लोग थे, इसलिए इतने लंबे अरसे उन्होंने हुकूमत की। आप नफ़रत के लोग हैं, इसलिए आपकी उम्र नहीं हो सकती। आपके इक़्तिदार की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 साल थी। इसके बाद आपको इक़्तिदार नसीब होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जाते जाते आखिरी सवाल सर कि गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, और मोदी जी कहते हैं कि हम गांधी जी को मानते हैं, नमन करते हैं गांधी जी को, गांधी जी के रास्ते पे चलते बताते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह कहते हैं कि गॉडसे उनसे बेहतर थे, इसी देश के तो थे कम से कम, औरंगजेब से बेहतर बताते हैं। तो जो लोग कातिलों का महिमा मंडल कर रहे हों, उन लोगों का कैरेक्टर क्या है? वो भले ही मंत्री बन जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए, तो कुछ लोग ये खड़े होकर बोलते हैं कि कब्रों से मुर्दा मुसलमान औरतों को निकाल के उनको रेप करो। तो जिनकी मानसिकता ये हो कि वो मुर्दा औरतों को भी रेप करने को फ़ख्र समझते हों, वो मानसिकता थोड़ी देर के लिए इक़्तिदार में आ सकती है, इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। तो यही मानसिकता वाले जो मंत्री हैं, ये मंत्री बन गए आज। इनको मंत्री बनने का कोई हक़ नहीं है, लेकिन एक भ्रम फैला के समाज में, नफ़रत फैला के, एक झूठ बोल के, जुमले बोल के, झूठे वादे करके आप किसी सूरत से जो है सरकार में आ तो गए हैं, लेकिन आपकी ये हरकतें आपको सरकार में रहने नहीं देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। शुक्रिया।